तो आज 20/12/2024 है और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलन करने के लिए जो नियम है वो मैंने लिखवा दिया, हीट एंड ट्रायल विधि जिसको हम कहते हैं, और ज़रा सा इसे हम समझेंगे कि कैसे हम संतुलन करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी अभिक्रिया जैसे कि हम लिखते हैं कहीं पर और अगर वो संतुलित नहीं होता है तो हम उसे सही नहीं मानेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कहीं पर भी अभिक्रिया लिखते हैं वो संतुलन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं HCl, इसके साथ में Zn का अभिक्रिया कर देते हैं जिंक का। ठीक है, तो हम समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमने पहले पढ़ाया था, है ना। ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वे कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक इस हाइड्रोजन को हटा देगा और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ, है ना। तो क्योंकि ये जो H है, अगर हम क्रियात्मक सारणी में देखेंगे, कॉपी पे तुम लोग के लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ देख सकते हो ऊपर है ना, H नीचे है और जिंक ऊपर है, अर्थात जिंक इसको हटा सकता है। अब जब हटाएगा तो जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ में। तो Cl के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो ज़रा से इसको हम अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख ही रहे हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग कुछ अभिक्रियाएं जो हम सरासर नहीं लिख सकते हैं या समझ में नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो उससे हम रफ कॉपी में अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया को करते हैं। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। Zn लिख देते हैं और इसके साथ में Cl, और हम लोग जानते हैं कि जिंक का जो संयोजकता होता है ये +2 होता है और जो Cl होता है इसका संयोजकता -1 होता है। तो फिर आगे क्या होता है, क्रॉस चिन्ह के अनुसार तत्वों की जो संयोजकता होता है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जिंक के साथ 1 आ जाएगा और 1 को हम नहीं लिखते हैं, Cl हो जाएगा। Cl के साथ में हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ क्या बना, ZnCl2, और साथ में जो हाइड्रोजन है ये मुक्त हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। H2 लिखना होगा क्योंकि हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस जब भी मुक्त होता है वो 2 परमाणु के साथ में अपने अणुओं के रूप में वो बाहर निकलता है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में संतुलन की क्या आवश्यकता है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, डाल्टन का जो नियम हमने लिखवाया है, ये डाल्टन का नियम कैसे यहाँ पे कार्य कर रहा है, या जो रासायनिक समीकरण लिखने की तरीका है उस आधार पे हम समझेंगे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के, इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, HCl, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। और हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए तत्व अथवा नए परमाणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो लिखा हुआ है एक प्रकार से क्या लिखा है, गलत लिखा है। जब यहाँ 2 परमाणु बन रहा है हाइड्रोजन का, यहाँ 1 परमाणु है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक इस तीर चिन्ह के पहले जो भी है इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, है ना। और इधर जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो अभिकारक में अगर कोई परमाणु की संख्या 1 है तो उत्पाद में भी हमें 1 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 2 है, तो 2 होने के कारण से यहाँ पर भी हमें 2 परमाणु को बनाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि जब भी हम किसी भी तत्व को लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक तत्व लिखा Na, ये क्या होता है, सोडियम होता है। परमाणु क्रमांक जानते हो कितना होता है, 11 होता है ना। तो इस तत्व के जानकारी, ध्यान दो इस चीज़ को, बाद में लिखना, इस तत्व की जानकारी इसी के आसपास लिखा जाता है, इस चिन्ह के। कहाँ कौन सी जानकारी वो भी मैं जरा लिख दूं, इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो। इस तत्व के ऊपर, ठीक है, कहाँ पर, ऊपर, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है, द्रव्यमान लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद जो नीचे होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है, इस जगह पर ऊपर यहाँ पे आवेश लिखा जाता है, आवेश अथवा संयोजकता भी कह सकते हो। ठीक है, और इस जगह पर नीचे, इस जगह पर
परमाणुओं की संख्या लिखा जाता है। और इस जगह पर सामने यहां पर इस जगह पर हम लिखते हैं अणुओं की संख्या, अणु की संख्या। ठीक है, इस जगह पर अणुओं की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कोई एक तत्व है पीबी हम जानते हैं लेड होता है ना। अब लेड का यहां पे परमाणुओं की संख्या कितनी है? कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा है का मतलब एक, समझे? कुछ भी नहीं लिखा है का मतलब एक होगा, ऑटोमेटिकली ये हम मान के चलते हैं एक होगा, है ना। अब यहाँ पर सामने मान लेते हैं कि हम 2 लिख देते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे पीबी का 2 अणु है। पीबी का क्या है? 2 अणु है। तो ये जो 2 है ये है पीबी की अणुओं की संख्या। ध्यान देना, ये अणुओं की संख्या इस जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं हम Mg ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Mg, मैग्नीशियम Mg की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो 12 को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, अर्थात इस जगह पे लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 12। अब अगर हम कहें कि मैग्नीशियम तत्व के, ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तत्व के द्रव्यमान 24 होता है, तो 24 को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। द्रव्यमान जो है यहाँ ऊपर लिखेंगे 24। इसकी संयोजकता +2 होता है, तो हम कहाँ लिखेंगे? +2 यहाँ पर। अच्छा, इस जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे अब परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना, यहाँ परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहे हैं, परमाणुओं की संख्या। अर्थात मान लेते हैं कि ये एक परमाणु है, तो ये एकमात्र परमाणु है, तो इसकी परमाणु की संख्या 1 होगा। अगर ये 2 परमाणु हो जाएगा तो 2 भी है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होता है, जितना उपस्थित होता है उतना ही हम लिख देते हैं। हो सकता है कि यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये वहाँ पर कितनी परमाणु उपस्थित है उस चीज़ की संख्या लिखा जाता है। समझ में आया? अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपस में 2 परमाणु जुड़ा है। अब ऐसे ही, अब देखो 2 परमाणु है, तो एक दिन मैंने, याद करो, लिखवाया था कि अणु किसे कहते हैं? उस दिन थी, अणु किसे कहते हैं? अणु का अर्थ है कि एक से ज़्यादा परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 परमाणु है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अणु हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लिख देते, यहाँ पे हम 3 लिख देते और यहाँ पे एक परमाणु और बना देते, तो ये तीनों क्या हो जाता? एक अणु बना देता, है ना। अब यहाँ जो मैंने रेड पेन से लिखा है कि अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या क्या होता है? ये नहीं है, ध्यान देना। ये जो अणुओं की संख्या है, ये अणुओं की संख्या क्या व्यक्त करता है? ये अणुओं की संख्या व्यक्त करता है कि ये जो एक अणु है, यहाँ पर जो एक अणु है, ऐसे कितने अणु है? तो यहाँ पे फिलहाल कितने अणु है? एक ही अणु है ना, 3 परमाणु है, परंतु अणु एक है। यानी कि ये सब मिलाकर एक अणु बनाया। अगर ऐसे ही 3 और आ जाते, ऐसे ही 3 और आ जाते, तो अब कितने अणु हो जाते? 2 अणु हो जाते। ये एक है यहाँ पर और एक यहाँ पे, 2 हो जाता है कि नहीं? अगर हम एक परमाणु कहेंगे, एक अणु कहेंगे, तो सिर्फ मात्र ये है। समझ में आया? ये दूसरा अणु है। अब यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ कि कुल कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। अर्थात अगर इस Mg के सामने 2 लिख देते हैं, तो अगर अन्य जानकारी को हटा दे, इस 24 की कोई आवश्यकता नहीं, इस 12 की भी कोई आवश्यकता नहीं, इस 2 का भी आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे नॉर्मली लिखा है 2Mg3। इसका अर्थ क्या हो सकता है कि कितने Mg के परमाणु है? Mg के कितने परमाणु है? नहीं, यहाँ पे 6 परमाणु है। समझो इसी चीज को, यहाँ पे 6 परमाणु है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ये परमाणु की अणुओं की संख्या, ये क्या है? अणुओं की संख्या। अणु 1 है, अणु 2 है। यहाँ पे अणुओं की संख्या हमने 2 लिखा, तो एक एक अणु में 3-3 मैग्नीशियम के परमाणु है। तो कुल कितने अणु हो जाए, कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 परमाणु हो जाएंगे।
अब समझ में आया? अब जरा सा ध्यान से समझ के बताओ, यहाँ अगर मैं 4 कर रहा हूं, यानी कि एक एक अणुओं में 4-4 परमाणु है और कुल ऐसे 2 अणु है, तो टोटल कितने परमाणु है? 8 परमाणु है। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं यहाँ 5 कर दूं और यहाँ Mg3 कर दे, अब बताओ कुल कितने परमाणु है? 15 परमाणु है। समझ में आया? तो अणुओं की संख्या ये जो लिखा जाता है, ये जस्ट इस तत्व के जस्ट सामने लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर क्या लिखा जाता है? द्रव्यमान। नीचे क्या लिखा जाता है? परमाणु क्रमांक। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? और इस जगह पर परमाणु की संख्या। तो हमें जब किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना होता है तो किस चीज़ की आवश्यकता होता है? अणुओं की संख्या की आवश्यकता होता है और परमाणु की संख्या की आवश्यकता होता है। आवेश या द्रव्यमान अथवा परमाणु क्रमांक की आवश्यकता नहीं होता है। समझ में आया? अब जो है, अब इस अभिक्रिया में हमें संतुलन करना है। अब संतुलन करने से पहले एक चीज़ और समझ ले, वो ये कि हमने जो लिखवाया है अभी कि अगर हमें संतुलन करना है तो संतुलन करते समय हम परमाणुओं की संख्या को बदल नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे लिखा है H2O, जल है, H2O होता है। अब H2O में जो 2 लिखा हुआ है वो 2 क्या है? इस हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या है। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या है। ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? 1, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, हम उसको मान के चल रहे हैं 1 है। समझे? अगर हमें अभिक्रिया में तत्वों की संख्या को बढ़ाना है, या ऐसे समझ लो कि परमाणु की संख्या को बढ़ाना है या घटाना है, तो हम परमाणुओं की संख्या को चेंज नहीं कर सकते। हमें चेंज करना पड़ता है अणुओं की संख्या को। अर्थात अणुओं की संख्या को हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझे? अभी जब हम इसको करने लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ZnCl के साथ मिलकर के 2 बना दिया, ZnCl2। ये 2 कैसे आया? तो हम लोग जब अभिक्रिया करते हैं, संयोजकता इंटरचेंज होता है, वहाँ से ये 2 आ गया, है कि नहीं? लेकिन जब हम जब हम जो है इस अभिक्रिया को संतुलन करने की स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पे ये जो 2 है, ये किस तरीके से व्यवहार करेगा? ये 2 किस तरीके से व्यवहार करेगा? ये 2 यहाँ पे व्यवहार करेगा परमाणुओं की संख्या की तरह व्यवहार करेगा। समझे? अब जब यहाँ परमाणु की संख्या की तरह व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2 के समान हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, लेकिन 2 करने के लिए हम इस जगह पे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पहले से ही 1 जुड़ा हुआ है। और जरा सा समझो, यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन की 2 संयोजकता, जो कि होता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ना ही 2 कर सकते हैं, ना ही हम इसमें आगे ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा कि यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है। अब चूंकि यहाँ अणुओं की संख्या कुछ नहीं लिखा है, इस HCl के सामने कुछ लिखा है? अणुओं की संख्या नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा होता है तो हम बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलते हैं। अर्थात एक ही अणु है जिसमें एक ही हाइड्रोजन की परमाणु है और उसमें एक ही क्लोरीन की परमाणु है। अब हमें यहाँ पे 2 परमाणु लाना है, किसका? क्लोरीन का। तो हमें यहाँ पर भी इस 1 अणुओं को हटा करके हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 2। और जैसे ही हम 2 परमाणु करें, 2 अणु करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। और हाइड्रोजन की भी मात्रा 2 हो गई। और जैसे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर ऑटोमेटिकल देखो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है, और हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। समझ में आया? ये लिखना बहुत आसान है। इसमें मैथ भी, बेसिक मैथ लगा सकते हैं, गुणा भाग करके, और अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया को लिख करके जब हम प्रयास करेंगे, तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम एक दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया था। तो विस्थापन अभिक्रिया में हमें अभिक्रियाओं को संतुलन जब करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब हम एक द्विविस्थापन अभिक्रिया को संतुलन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम अभिक्रिया करते हैं BaCl2 + Na2SO4 का, यानी कि बेरियम क्लोराइड का
BaCl2 प्लस Na2SO4 का जब ये अभिक्रिया करेगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी समझाए हैं, जिसमें क्या होता है NaCl के साथ जाकर अभिक्रिया करेगा और SO4 Ba के साथ जाकर के अभिक्रिया करेगा। अब इसमें NaCl को अगर आपस में अभिक्रिया करा दे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो कि Cl की परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ Cl की परमाणु की संख्या 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सामने, इसको छोटा बना देते हैं, इसके सामने हमें अणुओं की संख्या 2 करना पड़ेगा। यहाँ अणुओं की संख्या हमने 2 किया, इसका अर्थ क्या है कि Na भी यानी कि सोडियम का भी 2 परमाणु हो गया अब, और Cl का भी 2 परमाणु हो गया। ठीक है। अब यहाँ जब Cl का 2 परमाणु हो गया, जो कि यहाँ Cl 2 परमाणु था, तो यहाँ Na भी तो 2 परमाणु हो गया। अब हम फिर से अभिकारक में आते हैं और देखते हैं Na कहाँ है। तो हमें Na यहाँ मिलता है और यहाँ Na की परमाणु की संख्या देखो कितनी है, 2, और यहाँ पर भी 2 आ गया, यानी कि ये अभिक्रिया अब संतुलित हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया। तो अब इसके साथ में इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ हम लोग चर्चा कर लेंगे, कुछ होमवर्क वगैरह भी हम दे देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लासेस में।